हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 2 में जितने पार्ट्स हैं उसका मैं सबसे पहले आपको प्रथम पार्ट तो समझा रहा हूँ। देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ पर केवल आपके इन सारे जो आपको प्रश्न दे रखे हैं, जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं, इनको केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित यहाँ पर अपन को करना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम भूखंड की जो चौड़ाई है उसको x मान लेंगे, तो जो भूखंड की लंबाई होगी वो हो जाएगी दुगने से एक अधिक, यानी 2x प्लस 1। तो देखिए, हल करते हैं अपन। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है, अतः आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर। क्योंकि जो भूखंड की लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो देखिए, यहाँ पर हमें आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हम जानते हैं कि जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो जो आयताकार भूखंड होता है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी x को हम गुणा कर लेंगे 2x प्लस 1 से, बराबर दे रखा है हमको 528 मीटर स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो पहले x को 2x से हम गुणा करेंगे, तो x को 2x से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x को 1 से गुणा करेंगे तो x, और जो 528 है इसका हम कर लेंगे इधर पक्षांतरण, तो 528 हमारे हो जाएंगे माइनस के बराबर 0। तो देखिए, इस प्रकार से हमारी ये यहाँ पर द्विघात समीकरण बन जाएगी। अगर आप इसको भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हैं तो हम भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात ऐसा करेंगे। इस पर हमको 3 पद दे रखे हैं, 3 पद के बनाएंगे हम यहाँ पर 4 पद। तो पहले 2 को हम 528 से गुणा करेंगे, 2 को जब 528 से गुणा करते हैं तो 1056। अब हम 1056 के 2 टुकड़े ऐसे करेंगे कि या तो उनको जोड़ने पर x आ जाए, एक x, या फिर उन दोनों टुकड़ों को घटाने पर अपना एक x आ जाने चाहिए, यानी जोड़ने या घटाने पर एक x आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 को जब 528 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे हमारे 1056। 1056 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए, 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 528 बार, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूने 4, 6 दूने 12 और 2 चौको 8। 2 का भाग देंगे तो 132 बार, फिर 2 का देंगे 6 दूने 12, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, 6 दूने 12, 2 का देंगे तो जाएगा हमारा 33 बार, और इसमें जाएगा 3 का 11 बार, और यहाँ 11 का भाग 1 बार। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जाएंगे 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, और ये आ गया हमारे 33। तो जब 33 गुणा 32 करते हैं तो हमारे आएंगे 1056, और जब हम 33 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक x आ जाएगा।
यानी हमारा जो एक एक्स आना चाहिए वो प्लस का आना चाहिए। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 33x माइनस 32x, ताकि 33x में से 32x जाएंगे तो हमारे पास प्लस का एक एक्स बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब इसको हल करेंगे 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। यहाँ पर हम इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x का भाग इसमें देंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 2x प्लस, जब 33x में हम x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 33। इसी प्रकार से जब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन आएंगे हमारे 16। 16 का भाग हम 32x में देंगे तो ये जाएंगे 16 दूना 32, 2 और x बच जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 528 में हम 16 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 33 बार बराबर 0। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो कोष्टक की संख्या है वो यहाँ पर एक जैसी आ रही है। तो एक बार हम कोष्टक की संख्या लिख देंगे और एक बार जो हमारे पास बाहर संख्या आ रही है उनको लिख देंगे। यानी कि 2x प्लस 33 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा x माइनस 16 बराबर 0। तो देखिए 2x प्लस 33 बराबर यहाँ मान लेंगे 0। 33 का करेंगे पक्षांतरण तो ये हो जाएंगे माइनस के, और x बराबर माइनस के 33/2। तो देखिए जो आयताकार भूखंड है इसकी लंबाई या चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए जो ये संख्या हमारी वो हो जाएगी निरर्थक। यहाँ हम लिख देंगे निरर्थक। इसके बाद में जब हम हल करेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16। यानी कि आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई होगी वो हमारे पास आ जाएगी 16 मीटर। यहाँ लिख देंगे अतः आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 मीटर एवं आयताकार भूखंड की लंबाई वो हमारी थी 2x प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 16 प्लस 1 करेंगे तो 16 दूना 32 और 1 33, तो यह आ जाएगी 33 मीटर। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला भाग है वो समाप्त होता है। अब हम हल करते हैं दूसरे भाग को। अब देखिए सवाल नंबर 2 का भाग 2। यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत, तो यहाँ पर हम 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेंगे, मान लेंगे माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। फिर हम उनको क्या करेंगे, उनका गुणनफल, दोनों को गुणा करने पर उनका जो गुणनफल है वो आएगा हमारा 306। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर द्विघात समीकरण को निरूपित करनी है और बाद में मैं आपको इनको हल करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इनको हल करना भी पूछ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम हल करेंगे, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। ये हमने मान लिया कि जो हमारे 2 धनात्मक पूर्णांक हैं वो x और x प्लस 1 है। तो देखिए प्रश्नानुसार जो हमारी समीकरण बनेगी वो बन जाएगी x गुणा x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि उनका गुणनफल 306, तो दोनों को हमने यहाँ पर गुणनफल कर दिया यानी गुणा कर दिया और इनका गुणनफल है 306। तो देखिए जब इनको हल करेंगे तो x को x से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा x² प्लस x को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो x और 306 का हम कर देंगे यहाँ पर पक्षांतरण, तो बराबर में आ जाएगा 0। इस प्रकार से ये हमारी द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको निरूपित कर दिया, लेकिन आगे मैं आपको दोनों पूर्णांक याद करके बताता हूँ। तो देखिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हमको 3 पद दिए गए हैं, तो 3 पद के हम 4 पद बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक है, जब एक एक्स स्क्वायर को हम माइनस के 306 से गुणा करेंगे तो हमारे आएंगे माइनस के 306 एक्स स्क्वायर। तो हम 306 के ऐसे दो खंड करेंगे कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमारे पास प्लस का एक एक्स आना चाहिए। तो हम 306 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो देखिए, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ 1 बच जाएगा, 2 पंजो 10, और यहाँ पर हमारा 2 तिये 6। अब इसमें हमारा 3 का भाग जा रहा है, तो 3 पंजो 15 और 3 एकम 3। यहाँ भी हमारा 3 का भाग जाएगा, तो 3 एकम 3 बच जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 21, 3 सात है 21, और 17 में 17 का भाग जाएगा। अब देखिए, हमको यहाँ पर 1 लाना है, तो इन तीनों को हम गुणा कर लेते हैं। 3 तिये 9, 9 दूने 18, और 18 में से जब 17 जाएंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 18x माइनस 17x, क्योंकि 18x में से जब 17x जाएंगे तो हमारे पास प्लस के 1x शेष रह जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस के 306 बराबर 0। जब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में यहाँ पर हमारा x कॉमन आएगा, और एक्स स्क्वायर में जब x का भाग देंगे तो यहाँ पर x बार जाएगा, और प्लस 18x में x का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 18 बार, माइनस इन दोनों में 17 कॉमन आ जाएगा। 17x में जब हम 17 का भाग देंगे तो x बार जाएगा, और माइनस 306 में जब हम 17 का भाग देंगे तो माइनस माइनस ही हो जाएंगे हमारे प्लस, और 306 में जब 17 का भाग देंगे तो ये जाएगा 17 एकम 17, यहाँ बच जाएंगे हमारे 13, तो यहाँ जाएंगे 136, तो यहाँ जाएगा हमारा 8 बार। तो देखिए, बराबर 0। तो हमारी यहाँ पर जो ब्रैकेट की संख्या है वो दोनों बिल्कुल समान है। तो हम x प्लस 18 फिर कॉमन ले लेंगे जो ब्रैकेट्स के अंदर है, तो यहाँ हमारा बच जाएगा x माइनस 17, x माइनस 17 बराबर 0। तो हम यहाँ पर x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18 का क्या करेंगे, पक्षांतर तो हो जाएंगे माइनस के। तो यहाँ पर जो हमसे की गई है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पर ये संख्या हमारी ऋणात्मक है, तो ये तो हो जाएगी हमारी निरर्थक, क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक चाहिए। तो यहाँ पर x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17 का जब पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएंगे हमारे प्लस के 17। तो जो हमारी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है वो हो जाएगी 17 और 17 प्लस 1 यानी 18। तो लिख दीजिए, अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 17 एवं 18 होंगे। इस प्रकार से हमारा जो ये भाग 2 है वो भी समाप्त होता है। अब हम भाग 3 को हल करेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु को x वर्ष मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो देखिए, जब यहाँ पर हमने रोहन की आयु को x वर्ष मान लिया, तो जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पर रोहन की माँ की आयु हो जाएगी, रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि उसकी माँ है वो
रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो हम जो इनकी वर्तमान आयु है इसके 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद में हम दोनों की आयु ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, अभी जब इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद रोहन जो हो जाएगा वो x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। और 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26 और प्लस 3, यानी कि उसकी माँ हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष की। अब देखिए प्रश्नानुसार जो हमें 3 वर्ष बाद दोनों की आयु प्राप्त हुई उनका गुणनफल कर देंगे और वो गुणनफल है हमारा 360। तो यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29 इन दोनों की आयु का गुणनफल बराबर है 360। तो हमें यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यानी कि x का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए हम इनको हल करेंगे। तो पहले हम x को x प्लस 29 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद 3 को x प्लस 29 इन दोनों से भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा x स्क्वायर, और जब x को 29 से गुणा करेंगे तो x हमारे प्लस के और 29 भी प्लस के, तो जो चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा और ये हो जाएगा 29x। प्लस 3 को जब x से गुणा करेंगे तो जिनको गुणा करते हैं हम उनके चिन्ह देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 को x से गुणा करेंगे तो 3 हमारे प्लस के हैं और x भी यहाँ पर प्लस का है, तो प्लस को प्लस से गुणा करने पर चिन्ह प्लस का आता है। तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 3x, और इसके बाद में जब 3 को हम 29 से गुणा करेंगे तो दोनों प्लस के होने के कारण चिन्ह प्लस का आएगा, और 3 को 29 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 87 बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x ये हो जाएंगे 32x और प्लस के 87, और जो 360 है इसका हम कर लेंगे पक्षांतरण। तो 360 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 360 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 में से हम 87 की यहाँ पर बाकी निकाल देंगे। तो 360 में से जब 87 जाएंगे तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3, यहाँ रह गया 5, 15 में से 8 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे 7, और यहाँ जाएंगे हमारे पास 2। तो यानी संख्या बड़ी माइनस की है तो यहाँ बच जाएंगे माइनस के 273 बराबर 0। अब देखिए इनके हम करेंगे यहाँ पर फैक्टर, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड हम 273 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आएंगे। अब 273 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि उनको जोड़ने घटाने पर आने चाहिए हमारे पास 32x। तो 273 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 27 में जाएगा 9 बार, और 3 का भाग 3 में 1 बार। इसके बाद में 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7, यहाँ बच जाएंगे 2, तो हो जाएंगे 21, 7 3 21, और 13 में 13 का भाग 1 बार जाएगा। तो देखिए हमको लाने यहाँ पर 32x, तो यहाँ हमारे पास 32x आने चाहिए। तो 32x में हम यहाँ पर देखो 13 39, और 39x में से ये घटा देते हैं माइनस के 7x, तो यहाँ पर बच जाएंगे हमारे पास 32x। यानी जब 3 को हम 13 से गुणा करेंगे तो 39x आएंगे, और माइनस के 7x इसमें से हम माइनस कर देंगे तो यहाँ बच जाएंगे प्लस के 32x। तो यहाँ पर 32x की जगह हम लिख देंगे 39x माइनस 7x। एक्स स्क्वायर हमारे ऐसे आ जाएंगे, और माइनस के 273 भी हम ऐसे लिख लेंगे, और 32x की जब हमने 2 टुकड़े किए थे
वो ऐसे हमारे पास 39x माइनस 7x, यानी प्लस के तो 39x और माइनस के 7x। अब देखिए इन दोनों में हम यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर में जब x का भाग देंगे तो x प्लस और 39x में x का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारे पास 39 बार। माइनस के दोनों में 7 का भाग जा रहा है तो 7 कॉमन आ जाएंगे, 7 का भाग हम x में देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ बच जाएगा x, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 273 में 7 का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 39 बार बराबर 0। तो देखिए एक बार जो कोष्ठक की संख्या है वो हम कॉमन ले लेंगे तो बार वाली संख्या है जो बच जाएगी x माइनस 7 बराबर 0। तो यानी कि x प्लस 39 बराबर 0 मान लेंगे और यहाँ पर x माइनस 7 बराबर भी हम 0 मान लेंगे। तो 39 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 39 और जब 7 का पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 7। तो हम जानते हैं कि कभी भी जो आयु है वो हमारी माइनस में नहीं हो सकती, तो जो माइनस के 39 आए वो हमारे हो जाएंगे निरर्थक। यहाँ पर लिख देंगे हम निरर्थक। और x बराबर 7 यानी जो रोहन की वर्तमान आयु वो हो जाएगी 7 वर्ष। यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। तो जो रोहन की वर्तमान आयु है वो हमारी हो जाएगी यहाँ पर 7 वर्ष। और जो प्रश्न हमसे जो पूछ रहा था कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो रोहन की वर्तमान आयु यहाँ पर हमें 7 वर्ष प्राप्त हुई। इस प्रकार से हमारा जो भाग 3 है वो भी पूरा होता है। अब हम अगले भाग को हल करेंगे। अब देखिए अगला पार्ट जो हमारे चौथा भाग है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमने मान ली कि जो हमारी रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल थी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब यहाँ पर देखिए 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी ये हम निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लेगी। तो वो हो जाएगा हमारा समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी 480 बटा x, जो 480 किलोमीटर दूरी है और x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो समय हो जाएगा 480 बटा x घंटे, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये हमारा सूत्र लग जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि यहाँ पर हमें समय ज्ञात करना है। तो दूरी बटे चाल, दूरी है इसकी 480 किलोमीटर और चाल है इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए प्रश्न है कि यदि चाल 8 किलोमीटर कम होती तो फिर उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो यहाँ पर लिख देंगे रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा
कम होने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो देखिए, इसकी ये चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगता। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल है अब इसकी x-8, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो चाल है वो यहाँ पर कम हो गई है। तो यहाँ पर हो जाएगी 480 बटा x-8 घंटे। इतना समय लेगी वो। तो कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो यहाँ पर कर देंगे हम प्रश्नानुसार। अब देखिए, यहाँ पर जब चाल को हम कम कर रहे हैं तो वो समय लेती है 480 बटा x-8, और चाल जब तेज थी तो उसको समय लगता है 480 बटा x घंटे। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखना कि एग्जाम में जब इसके समीकरण को जमाओगे तो यहाँ पर 3 घंटे का अंतर है। तो आपको ये देखना है कि किस चाल से उसको अधिक समय लग रहा है। तो यहाँ पर ये चाल कम है तो इसमें अधिक समय लगेगा। निश्चित है कि रेलगाड़ी की चाल कम होगी तो अधिक समय लेगी। तो आप इसमें से इसको करेंगे माइनस। ध्यान रखना आप 480 बटे x-8 माइनस 480 बटे x बराबर कितने घंटे का अंतर है, इसमें 3 घंटे का अंतर है। तो आप प्रश्नानुसार कर देंगे 480 बटे x-8 माइनस 480 बटे x बराबर ही हो जाएगा आपका 3 घंटे। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर गलती करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना। तो अब देखिए, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम हमारा x भी आएगा और लघुत्तम हमारा x-8 भी आएगा। तो लघुत्तम लेने के बाद में हम इस लघुत्तम में इसका भाग देंगे। तो यहाँ पर x-8 से हमारा x-8 कट जाएगा, हमारा भाग गया x बार, और x को हम गुणा करेंगे 480 से। तो यहाँ आ जाएंगे हमारे 480x माइनस। अब देखिए, हम यहाँ पर इसमें भाग देंगे x का, तो x से x कट जाएगा, भाग जाएगा हमारा x-8 बार, और x-8 को हम गुणा करेंगे 480 से। तो आप 480 गुणा x-8 लिख देना, और बराबर है 3 बटा आप 1 भी लिख सकते हो। अब देखिए, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर है 480x माइनस 480 को पहले x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे माइनस के 480x, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे प्लस। 480 को हम यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 0 की 0, और 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 की 4 हासिल की 6, और 8 चौक 32 अच्छे हो जाएंगे 3840। ये आ जाएंगे माइनस माइनस प्लस के हमारे बटे। इसी प्रकार से x को गुणा करेंगे हम x-8 से, तो x को जब x से गुणा करेंगे तो x² माइनस x को जब हम -8 से गुणा करेंगे तो माइनस के 8x बराबर यहाँ पर हो जाएंगे 3 बटा 1। तो देखिए, ये 480x हमारे प्लस के हैं और ये हमारे माइनस के हैं, तो यहाँ पर रह जाएंगे 3840, और बटे नीचे x² माइनस 8x बराबर 3 बटा 1। अब हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तिरछे गुणा। तो 3 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3x² माइनस 3 को जब 8x से गुणा करेंगे तो आएंगे हमारे 24x बराबर 3840 को जब 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 3840। अब देखिए, इन सब में यहाँ पर 3 का भाग जा रहा है तो हम इनमें 3 का भाग दे देंगे। तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर x² बच जाएगा, यहाँ हमारे 8x रह जाएंगे 3 का भाग देने पर, और यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो हम 3 एकम 3, 3 दूने 6, यहाँ 2 बच गए, तो 3 8 24 और 0 की 0। अब 1280 का हम इधर पक्षांतरण कर लेते हैं तो ये आ जाएंगे हमारे x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब जो हमारे पास यहाँ पर x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 आए हैं, हम इनके करेंगे गुणनखंड। तो जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 3 पद है, 3 पद के हम बनाएंगे यहाँ पर 4 पद। तो जब यहाँ 1 को हम 1280 से गुणा करेंगे तो आएंगे 1280। अब 1280 के हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि उनको जोड़ने
या घटाने, या तो जोड़ने पर 8 आ जाए या फिर उन टुकड़ों को घटाने पर 8 आ जाए। तो हमको देखो 1280 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर 1280 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 6 दूने 12, 8 में 4 बार और 0 की 0, 2 का देंगे 2 तिये 6, 2 दूने 4, 0 की 0, फिर 2 का देंगे 2 एकम 2, 6 दूने 12, 0 की 0, फिर 2 का देंगे तो ये 80 बार, फिर 2 का देंगे हम तो यहाँ 40 बार, फिर 2 का भाग देंगे 40 में तो 20 बार जाएगा, फिर यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और यहाँ पर 2 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। अब देखिए हमको 8 लाने, तो इन अभाज्य गुणनखंडों के हम 2 खंड ऐसे करेंगे कि उनको जोड़ने पर 8 आ जाए या फिर घटाने पर 8 आ जाए। तो यहाँ पर जोड़ने पर तो आ नहीं सकते, घटाने पर हमारे 8 आ सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर 2 2 दूने 4, 4 दूने 8, दूने 16, दूने 32, यहाँ तक ले लेते हैं हम। ये हमारे हो जाएंगे 32, और इनको जब गुणा करेंगे 2 दूने 4, दूने 8 और 8 पंजो 40, और 40 में से जब 32 जाएंगे तो हमारे पास बच जाएंगे 8x। तो यहाँ 8x हमको लाने हैं माइनस के, इसलिए जो 32x हैं वो तो हमारे पास आएंगे प्लस के, और माइनस के आएंगे 40x, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या बड़ी है वो आनी चाहिए माइनस की, तभी हमारे पास यहाँ पर बचेंगे माइनस के 8x। तो ये आ जाएंगे माइनस के 40x और प्लस के 32x। तो यहाँ पर हम इस 8x की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 40x माइनस 1280 बराबर 0। देखो इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा x प्लस 32, और माइनस के जब दोनों में 40 कॉमन लेंगे तो x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 32 बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएंगे x प्लस 32 और x माइनस 40 बराबर 0। इसके बाद देखिए हम इसके बराबर भी 0 मान लेंगे, और इसके बराबर भी हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। तो देखिए x x प्लस 32 बराबर 0 मान लेंगे, तो ये 32 का जब हम पक्षांतरण करेंगे तो 32 हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के। इसी प्रकार हम x माइनस 40 बराबर भी 0 मान लेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे x बराबर 40। तो देखिए यहाँ पर जो रेलगाड़ी की चाल है वो हमारी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये संख्या तो हमारी हो जाएगी निरर्थक। तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे निरर्थक। तो इस प्रकार से जो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल है वो हमारी यहाँ पर आई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से हमें यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल प्राप्त हुई, और हमें यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी थी। तो इस प्रकार से जो ये हमारा लास्ट प्रश्न था वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं। सभी को थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.